नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। मैंने आपसे बताया था कि इंडियन इकोनॉमी का पूरा जो है सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में चूंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, इकोनॉमिक बाउंड्री में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, और जानते हैं आप प्राइमरी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है दोस्तों जिसमें हम सीधे नेचर के संपर्क में आते हैं, सीधे नेचर से रिसोर्सेज को प्राप्त करते हैं और उसका हम यूज करते हैं। इसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, नेचर से प्राप्त संसाधनों का डायरेक्ट प्रत्यक्ष यूज होता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर। जब आपके सामने ये शब्द आता है कृषि, एग्रीकल्चर, तो सबसे पहले हमें ये अपने आप ही महसूस होता है कि मानव का जो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई होगी, क्रियाकलाप हुआ होगा, वो एग्रीकल्चर के फॉर्म में हुआ होगा। क्योंकि एग्रीकल्चर से ही हम अपने खाने को लेके अपनी जो प्राथमिक नीड है, जो हमारी प्राइमरी नीड्स है, उसको फुलफिल हम एग्रीकल्चर से ही करते हैं किसी भी देश के। इसलिए आप देखोगे बहुत हद तक ये एक संस्कृत से जुड़ा हुआ मामला होता है, उसके संस्कृत को गहरे ढंग से प्रभावित करता है। अगर जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं, कृषि की बात करता हूं, तो एग्रीकल्चर का मतलब क्या सिर्फ फसल उगाना होता है? नहीं, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फसल उगाना नहीं होता है। जब मैं कहता हूं एग्रीकल्चर, कृषि, तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्रॉप रेजिंग, फसल उगाना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, एग्रो फॉरेस्ट्री, जो वुडी वाली चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। इसलिए आप लोग पढ़ते हो एग्रीकल्चर एंड एलाइड। जब आप रिपोर्ट को देखते हो इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आप देखते हो कि जो जीबीए है उसमें एग्रीकल्चर का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो 17.6% है। अगर ये 17 से 18% के बीच टोटल जीबीए में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ एग्रीकल्चर का मतलब पूरा का पूरा एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्रियाकलाप है, जिसे हम एग्रीकल्चर और एलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में सबसे पहले हो गया क्रॉप रेजिंग, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के फसलों को उगाते हैं, और फसलों के उगाने के अतिरिक्त आ गया इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। जब मैं पशुपालन की बात करता हूं, तो चाहे इसमें आप डेयरी को ले लो, चाहे आप पोल्ट्री को ले लो, चाहे इसमें आप मछली पालन को ले लो, चाहे आप मधुमक्खी पालन को ले लो, ये जितने भी प्राथमिक उत्पादों को जो हम नेचर से सीधे यूज कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब के सब एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर के पार्ट होते हैं। अगर आप देखे होंगे, अगर आप रिमोट एरिया से संबंधित होंगे, तो जो बड़े पैमाने पे रिमोट एरिया में डेयरी पे काम किया जा रहा है, पोल्ट्री पे काम किया जा रहा है, आप देखिएगा वो पूरा का पूरा जो आता है प्राथमिक सेक्टर पे, आप देखिएगा ये जीएसटी के पेरिफेरी से बाहर होता है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे लोग चाहते हैं कि डेयरी का काम करें, पोल्ट्री का काम करें, फिशरीज में काम करें, मधुमक्खी पालन में काम करें। तो दोस्तों, ये भी एक तरीके का फार्मर्स हैं, और आप सुने होंगे पोल्ट्री फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स, ये भी पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के पार्ट होते हैं। फिर जब मैं कहता हूं हॉर्टिकल्चर, जब मैं आईएएस का इंटरव्यू देने गया था, तो केएस चलम साहब ने मुझसे पूछा था व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर को आप जानते हो बागवानी शब्द हम कहते हैं। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? जो हॉर्टिकल्चर शब्द है वो बेसिकली लैटिन वर्ड हॉर्टस से बना हुआ है, HORTUS। जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, बागवानी शब्द है, वो लैटिन शब्द हॉर्टस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गार्डन, मतलब बागीचा। जिन चीजों को हम बागीचे के रूप में गार्डनिंग जिसका करते हैं, एक तरीके से आप समझ रहे होंगे, ये जो है प्लांट ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल प्लांट से संबंधित है, उसको आप हॉर्टिकल्चर कहते हो। हॉर्टिकल्चर में दो चीजें आती हैं, एक प्लांट फॉर फूड, ऐसे प्लांट जिससे हम खाने के रूप में यूज करते हैं, दूसरा प्लांट फॉर ऑर्नामेंट, जिसे हम सजावट के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो बागवानी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम से भी हॉर्टिकल्चर को सुनते हो, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में वैल्यू एडेड ज्यादा होता है। अगर आप नॉर्मल क्रॉप रेजिंग की बात करोगे, गेहूं उगाने की बात करोगे, चावल उगाने की बात करोगे, चना उगाने की बात करोगे, तो
उसमें उतना ज़्यादा वैल्यू एड नहीं है, उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन जब हॉर्टिकल्चर को बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि आपको कॉमर्शियल लेवल पे अपने को क्रॉप को उगा सकते हो और बहुत हद तक इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जो प्लांट फॉर फूड है ना, इसमें आप देखते हो जो बड़े बड़े सेगमेंट है, इसमें वेजिटेबल्स है, पूरे सब्जी का उत्पादन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मुझसे यूपीएससी में पूछा गया था। तो पूरे के पूरे हॉर्टिकल्चर में पूरा का पूरा जो वेजिटेबल्स है, किसी भी तरह की सब्जियों का उत्पादन, किसी भी तरह के सब्जियों का उत्पादन द पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी तरह किसी भी तरह के फ्रूट्स का, चाहे आप ऑरेंज कर दो, एप्पल कर दो, आप किसी भी तरह के ग्रेप्स को, कोई भी अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से टी एंड कॉफी, जिसकी बागानें होती हैं, जिसको आप कहें चाय की बागान, कॉफी की बागान, ये सब के सब आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। और जो जितने स्पाइसेज हैं, जितने मसाले हैं, उन सब मसालों की खेती भी हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत देखते हैं, बागवानी के अंतर्गत देखते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं प्लांट फॉर फूड, ऐसे फूड्स जिसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हो प्लांट फॉर ऑर्नामेंट, सजावट के लिए सामान। अगर आप शादी का सीजन है, आप देखोगे गुलाब खरीद के आता है, गेंद का फूल खरीद के आता है, जैस्मिन खरीद के आता है, तमाम तरह के सुगंधित चीजें हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो सजावट के रूप में यूज किए जा रहे हैं। तो इतनी ज्यादा वैल्यू एड है, आप जरा सोचो कितना ज्यादा वैल्यू एड है। आप जब एक गुलाब का फूल खरीदने जाते हो तो 20 रुपए में एक गुलाब का फूल मिलता है और 1 केजी गेहूं 20 रुपए में मिलता है। तो बहुत हद तक डाइवर्सिफाइड करने की आवश्यकता है, बहुत हद तक हॉर्टिकल्चर में इंडिया में पोटेंशियल है कि बहुत अच्छा किया जा सके। आपको मैं बताऊं, जब फरवरी का सीजन चलेगा और आप लोग युवा महोत्सव मनाएंगे तो एक गुलाब का फूल 100 रुपए में बिक जाता है। तो आजकल जो है हॉर्टिकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑर्नामेंट फॉर प्लांट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि सुसज्जित करने वाले जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे, उसका उत्पादन किया जाए। दोस्तों, कुल मिला के हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। हॉर्टिकल्चर मिशन चलाया गया था, जिसके तहत ये माना गया था अगर किसान हॉर्टिकल्चर में आए तो वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो ट्रेडिशनल क्रॉप रेजिंग है, नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइवलीहुड, वो हम लोग खाते हैं। बट अगर आप वैल्यू एड की बात करोगे, अगर आप पैसे के रूप में इसका जो है मूल्यांकन करना चाहते हो, तो ये हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वेजिटेबल्स की बात कर लो, मैं आपको बताऊं, आपके जान के आपको आश्चर्य होगा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं कि भारत में ज्यादा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है कि वेजिटेबल्स का, तो शायद हो सके कुछ लोग गलत बता दें। अगर आप देखोगे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, तो भारत में एनुअली लगभग 290 मिलियन टन, लगभग 290 मिलियन टन, 295 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। लेकिन 300 मिलियन टन से ज्यादा जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेबल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है आपके जो है फूड ग्रेन से, क्योंकि आप जानते हो प्रत्येक दिन सब्जियों का जो है कंजम्पशन है, प्रत्येक दिन हर सीजन में सब्जियां उगाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें वैल्यू एड बहुत जाता है, टी, कॉफी, जितने भी मसाले हैं, इसलिए बहुत हद तक इस पर भी बात की जाती है और ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। इसी तरह दोस्तों, एग्रो फॉरेस्ट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री वानिकी की बात करते हैं तो ये भी पूरी की पूरी जो है कृषि से संबंधित होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री वो चीज है जो वुड से संबंधित है, जो लकड़ी से संबंधित है। इसमें ट्री आते हैं, श्रब्स आते हैं, पाम आता है, ओके ना, और इसमें बंबू आते हैं, बांस आते हैं। आप सुने होंगे पाम की खेती, बंबू की खेती, जितने भी वुडी चीजें आती हैं, जिससे भी बहुत हद तक हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें बन रही है, हस्तशिल्प से सामान बन रही है, कितना ज्यादा बांस से बन रही है, कितने ज्यादा सबसे बन रही है, ट्रीज से बन रही है, ये सभी चीजों का उत्पादन जो फॉरेस्ट के अंतर्गत आप करोगे, वुड से संबंधित करोगे, जितने ज्यादा फर्नीचर बन रहे, कितना ज्यादा वैल्यू एड है। अगर आप देखे होंगे कि गांव में जो कई ऐसे स्पेसिफिक आप देखोगे, देवदार का पेड़ लगाया जाता है, चीड़ का पेड़ भी आपको मिल जाएगा, और शीशम मिल जाएगा, सागवन मिल जाएगा, और आप जितने भी ये पेड़ हैं वो कितने ज़्यादा वैल्यू एड वाले हैं, कितने ज़्यादा कीमती हैं। अगर सागवन की बात आप कर लो, शीशम की बात कर लो, तो ये एक पेड़ जो है इस समय आप देखोगे कितना ज़्यादा वैल्यू एड है। 1-1 लाख रुपए का एक सागवन का पेड़ बिक जा रहा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा किसी इकोनॉमी के वैल्यू एड करता है, बहुत ज़्यादा प्राइस वाला। तो एग्री फॉरेस्ट्री में ट्रीज, श्रब्स, पाल्म्स एंड बंबू, ये सब वुडी चीज़ें आती हैं। तो एग्रीकल्चर जब भी मैं कहता हूँ दोस्तों, तो एग्रीकल्चर का मतलब आप सिर्फ फसल उगाना मत समझिए। एग्रीकल्चर का मतलब है फसल उगाने के साथ ही साथ पूरा का पूरा एनिमल हस्बेंड्री, चाहे वो किसी भी तरह, चाहे वो भेड़ पालन हो,
चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो डेयरी की काम कर रहा है, चाहे वो पोल्ट्री का काम कर रहा है, चाहे वो मधुमक्खी पालन का काम कर रहा है, चाहे वो जो रेशम कीट पालन हो रहा है जिससे रेशम निकाला, वो सब के सब एग्रीकल्चर का पार्ट होते हैं। दूसरा, जितना भी हॉर्टिकल्चर है, जितना भी बागवानी से संबंधित चीजें हैं, सब के सब एग्रीकल्चर की पार्ट होती हैं। इसी तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री भी एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। अब आप आइए कि थोड़ा सा हम बात करें फसलों के ऊपर, क्रॉप रेजिम के ऊपर। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप देखेंगे जो हमारा एग्रीकल्चरल जो सीजन है दोस्तों, वो 3 तरह में बटा हुआ है। जो भारत में एग्रीकल्चरल सीजन है जिसमें हम क्रॉप रेजिंग की बात कर लें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीजनल क्लासिफिकेशन आप देखें तो हमारा जो सीजनल क्लासिफिकेशन है क्रॉप का, वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है रबी, रबी का सीजन होता है। दूसरा भारत में होता है खरीफ का सीजन, खरीफ का सीजन होता है। और तीसरा होता है दोस्तों जायद का सीजन। ये 3 भागों में सीजनल क्लासिफिकेशन अगर आप फसलों का देखिएगा तो रबी, खरीफ और जायद का होता है। जो रबी की फसलें हैं, आप देखोगे अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाएगी, अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है। रबी की फसलें आप देखते हो अक्टूबर में लगाई जाती है या फिर नवंबर में। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव क्रॉप्स है गेहूं है, आप जानते हो, और ये काट ली जाती हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल से मई के बीच में इसको काट लिया जाता है। जो अप्रैल से लेके मई में, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अप्रैल से लेके मई में काट ले। तो जो रबी का जो हमारा सीजन है, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव मैंने कहा गेहूं है इसका, ये हम लोग अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं और अप्रैल से मई के बीच इसको काट लिया जाता है। गेहूं के साथ, गेहूं इसका रिप्रेजेंटेटिव क्रॉप है, गेहूं के साथ जो रबी की फसलें होती हैं गेहूं के अतिरिक्त, उसमें जो है जौ, चना लिख लीजिएगा, जौ, चना, मटर, ये जो फसलें हैं वो रबी के अंतर्गत आती है। खरीफ की जब बात करते हैं, जब ऑनसेट ऑफ मानसून, जब ये आप देखोगे जून और जुलाई में ये बोई जाएगी, जून जुलाई में बोई जाएगी, और जून जुलाई में ये बोई जाएगी और इसे सितंबर या अक्टूबर में हम लोग काटते हैं, सितंबर या अक्टूबर में काटते हैं। इसका रिप्रेजेंटेटिव जो क्रॉप होता है वो होता है चावल, चावल, इसके साथ ज्वार, बाजरा, बाजरा, मक्का, नोट कर लीजिएगा, कपास, कपास, गन्ना इत्यादि। ये जो खरीफ की फसल होती है, जब अनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है हमारे वहाँ जून जुलाई में, तो बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना इत्यादि इसके अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ मूंगफली, सोयाबीन भी इसी के तरह आती हैं। सोयाबीन, मूंगफली ये इसमें आती है। एक और भी सीजन है जो रबी और खरीफ के बीच का है, जो आप देखोगे कि अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीना है जो इनके बीच का आता है, जिसमें ये सीजन चल रहा है, जिसमें खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये बेसिकली इसमें उगते हैं। तो भारत में अगर आप सीजनल क्लासिफिकेशन एग्रीकल्चर का करने जाओगे तो इसे आप 3 भाग में बांट सकते हो, रबी में, खरीफ में और जायद है। जो रबी का रिप्रेजेंटेटिव क्रॉप है गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है। खरीफ का चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, गन्ना है, सोयाबीन है, मूंगफली है। और जायद जो है, जो दोनों के बीच का सीजन है, उसमें अप्रैल में जून होता है, जिसमें खीरा है, ककड़ी है, खरबूज है, तरबूज है, जिसका सीजन चल रहा है और हम लोग इसका खूब एंजॉय ले रहे हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंजम्पशन करना चाहिए। तो ये रहा जो हमारी फसलें हैं उसकी सीजनल क्लासिफिकेशन, जिसको मौसम के आधार पे कैसे बांटते हैं। अगर आप इसको इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन अगर आप कर लो तो इसको आप बांट सकते हो फूड क्रॉप में और कॉमर्शियल क्रॉप में। अगर आप क्रॉप का क्लासिफिकेशन कर लो, क्रॉप्स का, तो इसमें आप एक और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, फूड क्रॉप, फूड क्रॉप्स, और दूसरा कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप्स। मतलब एक तो वो है जिसके लिए हम फूड के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो व्यावसायिक, जिसको कई बार नॉन फूड क्रॉप भी कहा जाता है, नॉन फूड क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम फसलों को अपने कंजम्पशन के लिए, अपने लोकल नीड के लिए, स्थानीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए उगाते हैं, तो
इसको हम कहते हैं फूड क्रॉप्स, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। ये लोकल नीड के अकॉर्डिंग जब इसे उगाते हैं, इसका उद्देश्य हमारा पैसा जनरेट करना नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं फूड क्रॉप। लेकिन जब फसलों का व्यवसायीकरण हो जाता है, पैसा के लिए फसलों को उत्पादन किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप में आप जाओगे तो आपका सोयाबीन आपको मिल जाएगा, आपको चाय मिल जाएगा, आपको कहवा मिल जाएगा, मूंगफली मिल जाएगा, आपका जो पटसन हो जाएगा, सनई हो जाएगा, कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ये तमाम गन्ना हो जाएगा, जो कि कॉमर्शियल क्रॉप है, जिसका उद्देश्य पैसा कमाने से जुड़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं चर्चा आपसे सिर्फ ये कर रहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर मैंने बताया कि मानव सभ्यता के इतिहास में अगर सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ तो वो मनुष्य के लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ था, खाने पीने से जुड़ा हुआ था, संस्कृत को चलाने से लेकर जुड़ा था, वो एग्रीकल्चर है। दोस्तों, आज का एक इनिशियल वीडियो है, स्टार्टिंग वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम बहुत क्लाइमेक्स तक जाएंगे। एग्रीकल्चर में बहुत ऐसी चीज़ है जो कंपटीशन में आजकल बहुत पूछी जाएंगी। अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा लो और प्रीलिम्स से देख लो तो देखोगे आज का सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एग्रीकल्चर के बहुत से प्रश्न जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रहे हैं, पीसीएस में आ रहे हैं। और मैं आपको बताया था कि कई बार आप देखोगे योजना एग्रीकल्चर के ऊपर बेस होता है, उससे कई क्वेश्चन पूछ लिए गए यूपीएससी में। तो दोस्तों, बहुत तन्मयता के साथ, बहुत मननपूर्वक अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे कई बार इस बात को कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं, आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है समय। समय का बहुत रिस्पेक्ट करिए। समय का आप जितना रिस्पेक्ट करोगे, समय आपको उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। मैं आपसे ये कहता हूं ये बात कि आने वाला जो 4 साल है, ये आपके जीवन में अद्वितीय है, अनमोल है। अगर इस 4 साल का पूरा रिस्पेक्ट करोगे तो आजीवन ये समय आपको रिस्पेक्ट करने वाला है। आप जरा सोचो ना, अगर आप 24 साल के हो तो 4-4 साल का जो है 6 स्पान बीत चुका है, आने वाला 4 साल फिर भी बीत जाएगा, लेकिन ये या तो आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा या बहुत गलत में लेके जाएगा। अगर आप इसमें रिस्पेक्ट करिएगा तो ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आपको आईएएस बनाएगा, पीसीएस बनाएगा, एक बड़े पोस्ट पे जाओगे, तुमको लोग सलाम करेंगे, जहां से जाओगे रिस्पेक्ट के नजरिए से देखे जाओगे। लेकिन अगर इसी 4 साल का आप ठीक से यूज नहीं करोगे ना, तो दोस्तों मैं बताऊं, पूरे लाइफ अपने आप को कोसोगे कि समय था, ऊर्जा था, गार्जियन साथ दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ये जो आपकी जीवन है ना, वो बहुत ही दुश्वारी से कटेगी। तो एक बुद्धिमान मनुष्य बनिए और हमेशा जो है अच्छे का निर्णय लीजिए। हमेशा जो है निकट की चीज़ों को एंजॉय मत करिए, इसको पूरा का पूरा अपने स्टडी में लगाइए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए कि आपका आने वाला जीवन उज्जवल हो, चमकदार हो। Thank you so much for watching Digvijay Economica. God bless you, dear friends.